नमस्ते बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम आपको रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको याद होगा, हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल करते हैं वाटर के प्यूरिफिकेशन में। याद कीजिए, रिवर्स ऑस्मोसिस में ये जो वर्ड है रिवर्स, यही आपको इंडिकेट करता है कि ऑस्मोसिस अपोजिट डायरेक्शन में होगा। याद कीजिए, ये जो आपका ऑस्मोसिस था, इस ऑस्मोसिस में मॉलिक्यूल्स का यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का जो माइग्रेशन होता था, यह माइग्रेशन आपको होता था लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, या यूं कहें कि हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हुआ करता था, और उसी को आप ऑस्मोसिस कहते थे। यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का जो माइग्रेशन है, यह सॉल्वेंट के पार्टिकल का माइग्रेशन होता था डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। आज के इस लेक्चर में हम आपको रिवर्स एक्शन यहाँ पे बताएंगे कि ऑस्मोसिस का रिवर्स एक्शन कैसे होता है, और यहाँ पर हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो माइग्रेशन होगा वो आपको होगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ। मगर कैसे, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ हमको लिखा हुआ है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? इसको शॉर्ट में आरओ बोलते हैं। आप जनरल भाषा में बोलते हैं आरओ का पानी पीते हैं। तो ये आरओ क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस है। तो देखिए, व्हेन द प्रेशर higher than the osmotic pressure is applied over the side of the concentrated solution। याद कीजिए, हमारे पास एक डाइल्यूट सॉल्यूशन था और दूसरा हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था। ये देखिए, हमारे पास है डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये आपने देखा डाइल्यूट सॉल्यूशन, और यहाँ है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है, जो माइग्रेशन होता है, वो आपका देख लीजिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो मॉलिक्यूल्स का यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का जो शिफ्टिंग होता है, उसको आप कहते थे ऑस्मोसिस। याद कीजिए लास्ट लेक्चर। और यदि कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ वही पार्टिकल का मूवमेंट हो जाए, मगर कब? जब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड होगा तब। तो ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस में जो आपका सेमी परमिएबल है, या ऑस्मोसिस में जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। यहाँ पर भी हमने लिखा है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का जब माइग्रेशन होता है, तब इसे ऑस्मोसिस के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान से देखिए, हमारा ये आपका ऑस्मोसिस है और दूसरा है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का जस्ट अपोजिट है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ यदि मॉलिक्यूल्स का माइग्रेशन होता है, तब इसे ऑस्मोसिस कहते हैं, और कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ होता है, तब हम इसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो आइए, हमारे पास दो तरह की बातें हैं, एक ऑस्मोसिस और दूसरा रिवर्स ऑस्मोसिस। तो देखिए, रिवर्स ऑस्मोसिस के केस में हमारे जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं,
ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ माइग्रेट करते हैं और इसी को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। तो देखिए हमने लिखा हुआ है when the pressure higher than the osmotic pressure is applied over the side of the concentrated solution, ठीक है, यहाँ when the pressure higher than the osmotic pressure is applied over the side of the concentrated solution, तब जब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सेपरेटेड होंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, तब then migration of the solvent particles take place from the side of the concentrated solution to the side of the dilute solution and is called reverse osmosis. It has the application in the purification of water. इसका यूज कहाँ करते हैं? वाटर के प्यूरिफिकेशन में करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। अब इस पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10.2 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन। याद कीजिए एक सॉल्यूशन है जिसमें 10.2 ग्राम ग्लिसरीन है। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पे दिया हुआ है 10.2 ग्राम ग्लिसरीन, तो सॉल्यूट का अमाउंट तो हमें पता हो गया। अब देखिए हमें यहाँ लिख लेना होगा मास ऑफ सॉल्यूट 10.2 ग्राम पर लीटर बोलता है। पर लीटर का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम जो हमारा दिया हुआ है वो 1 लीटर दिया हुआ है। अब कहता है आइसोटोनिक। याद रहे आइसोटोनिक का मतलब होता है दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा। टेम्परेचर का जिक्र नहीं है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यानी कि कंसंट्रेशन भी बराबर होगा। तो हम करने वाले हैं, ये है हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन जिसमें आपका ग्लिसरीन वाटर में मिलाया गया है। दूसरा हमारे पास है सेकंड सॉल्यूशन जिसमें ग्लूकोज है। तो देख लीजिए 2% का मतलब 2 ग्राम ग्लूकोज है और यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम होगा ये आपका देख रहे हैं 1 लीटर जैसे सॉल्यूशन था वहाँ 2 ग्राम आपको 100 ml में डिसॉल्व किया हुआ होगा। तो 100 ml को क्या लिखने वाले हैं? 100 ml को लिखने वाले हैं 0.1 लीटर। तो अब देखिएगा यहाँ हमें जो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है ग्लिसरीन वाला, इसका मॉलिक्यूलर मास मालूम नहीं है और इनका मॉलिक्यूलर मास जो ग्लूकोज वाला है, ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल है। क्यों? फॉर्मूला है C6H12O6। तो ये जो है आपका मॉलिक्यूलर वेट निकल गया। मॉलिक्यूलर वेट हमने 180 ग्राम पर मोल लिखा है। यहाँ पे वॉल्यूम लिखा है 100 ml, इट मींस 0.1 लीटर और यहाँ सॉल्यूट का मास है अपना 2 ग्राम। तो देख लीजिए ये है हमारा सॉल्यूशन नंबर 1 और ये है हमारा सॉल्यूशन नंबर 2। ये दोनों सॉल्यूशन आपस में आइसोटोनिक हैं। आइसोटोनिक का मतलब दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है। जब कंसंट्रेशन इक्वल है तो कैसे सॉल्व करेंगे? देख लीजिए हमारा क्वेश्चन क्या करता है, अ सॉल्यूशन containing 10.2 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन पर लीटर is found to be isotonic with 2% solution of glucose, या 2% ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है उसके साथ आइसोटोनिक है। फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ग्लूकोज। आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट पता करना है। कैसे पता कीजिएगा? ध्यान से सुनिए। हमने सॉल्यूशन नंबर 1 जो कि ग्लिसरीन वाला है, इसका सॉल्यूट का मास, वॉल्यूम, मोलर मास। सॉल्यूशन नंबर 2 है सॉल्यूट का मास, वॉल्यूम, मोलर मास। अब हम क्या करेंगे? दोनों का कंसंट्रेशन लिखने वाले हैं। तो कहें
कहेंगे हम यहाँ पर कि फॉर दी आइसोटोनिक सॉल्यूशन, फॉर दी आइसोटोनिक सॉल्यूशन C1 इज इक्वल टू C2, दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इक्वल। कंसंट्रेशन का मतलब मोल बाय वॉल्यूम, तो N1 बाई V1 और N2 बाई V2। मोल है तो गिवन मास बाय मोलर मास, मोल है तो गिवन मास बाय मोलर मास। अब आइए W1 जो हम फर्स्ट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं 10.2, मोलर मास नहीं मालूम, वॉल्यूम दिया हुआ 1 लीटर। यहाँ पे W2 आपको दिया हुआ सॉलिड का 2 ग्राम सेकेंड सॉल्यूशन का, और ये M2 आपको जो है यहाँ पे देखना है कितना दिया हुआ है, 180 ग्राम दिया हुआ है, और ये हमारा वॉल्यूम है V2। अब ये वॉल्यूम कितना है V2, 0.1। तो हम क्या लिखने वाले हैं, देखिएगा ये हो जाएगा 9, ये हो गया 9, तो M1 इज इक्वल टू 10.2 इंटू 9, तो ये आपका इतना ग्राम पर मोल आंसर हो गया। तो इस तरह का आइसोटोनिक सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे छुपा हुआ था। ये जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो आपने अभी देखा है रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, when the pressure higher than the osmotic pressure is applied over the side of the concentrated solution। जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ है ना ज्यादा प्रेशर आप अप्लाई करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से ही हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल का माइग्रेशन होना शुरू हो जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ, और इसे हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। अब है क्वेश्चन जो हमारा, एक सॉल्यूशन है जिसमें 10.2 ग्राम ग्लिसरीन है 1 लीटर में, और यह आइसोटोनिक है, इसका कंसंट्रेशन सेम है एक दूसरे सॉल्यूशन का जो कि 2% ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। हमें ग्लिसरीन वाले का मोलर मास कैलकुलेट करना है। आपने सॉलिड का मास लिखा, वॉल्यूम लिखा, मोलर मास लिखा, यहाँ भी सब लिखा, और उसके बाद आपने क्या किया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए C1 इज इक्वल टू C2 हो गया, तो N1 बाई V1 इज इक्वल टू N2 बाई V2। ये हमारा नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, और ये आपका वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, और ये आपका वॉल्यूम हो गया। तो देखिए गिवन मास सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट के लिए, सॉल्यूशन नंबर सेकंड के लिए, तो हमने आपको सॉल्यूशन नंबर 1 का जो सॉल्यूट है इसका मोलर मास निकाला है, ये 10.2 इंटू 9। आप देख रहे हैं ये कितना इक्वल हो जाएगा, आप समझिए। देख लीजिए ये आपका 91.8 ग्राम पर मोल अपना आंसर आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा कैलकुलेशन आया 91.8 ग्राम पर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, देखिएगा ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। इसमें क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेगा बुक्स में। यहाँ पे क्वेश्चन जो कि आपका दिया हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। देखिए कहता है एट 25 डिग्री सी टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया, रूम टेम्परेचर हो गया। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 ग्राम ऑफ पॉलीआइसोब्यूटाइलीन
तो सॉल्यूट का मास हमें पता है 0.2 ग्राम। अब इसका मोलर मास मुझे मालूम नहीं। वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml, इट मीन्स 0.1 लीटर। अब कहता है, देखिएगा, डेवलप्ड ए राइज ऑफ इतना mm ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता था, हमने एक फॉर्मूला बताया था कि HHG, याद कीजिए, ये हमारे पास एक क्या है, ओपन ग्लास ट्यूब है जिसे बेंजीन में डाला हुआ है। एक हमारा ओपन ग्लास ट्यूब है कंपेयर करने के लिए जिसे मरकरी में डाला हुआ है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर जो हम लिखने वाले हैं, प्रेशर जो लिक्विड का लिखना है वो क्या हो जाएगा, रो जी एच। यहाँ पे जो हमारा मरकरी का लिखना है, रो जी एच। अब इन दोनों का देख लीजिए, हमें बोला हुआ है ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम में है। तो एट ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, देख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं पूरा, ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम रो एल जी एच एल इज इक्वल टू रो जी और एच एच। जी से जी कैंसिल, अब मुझे चाहिए एच जी। देख लीजिए, रो एल लिक्विड यानी कि बेंजीन, ये जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है ये बेंजीन है और ये हमारा क्या है, मरकरी है। तो लिक्विड का हमको डेंसिटी देख लेना है, कितना दिया हुआ है, कहता है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.88। तो यहाँ 0.88 और इसमें जो राइज हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर देख लीजिए 2.4। मरकरी का डेंसिटी होता है 13.6 ग्राम पर ml और यहाँ पे आ गया HHG, यानी कि जो हमारा हाइट मरकरी के रूप में आया वो स्टैंडर्ड वैल्यू आया 0.88 इंटू 2.4 बाई 13.6, इतना सेंटीमीटर। अब देखिए, आपको फॉर्मूला लगाना है पाई इज इक्वल टू n बाई वी आर टी। यही है कंसंट्रेशन, मोल पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। तो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर की जगह हमको ये लिखना पड़ेगा, देख लीजिए 0.88 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाय 13.6 डिवाइडेड बाय 760। क्यों ये 76, क्योंकि ये आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बदलने के लिए हमने 76 से डिवाइड किया, क्योंकि 1 atm इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो हमने सेंटीमीटर को एटीएम में बदलने के लिए ऐसा किया। नंबर ऑफ मोल की बात करते हैं तो गिवन मास बाई मोलर मास नहीं मालूम, R का वैल्यू 0.082 जो कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर लिखा है 25, यानी कि आप लिखने वाले हैं इंटू 298। केल्विन में बदलने के बाद 25 में 273 ऐड करेंगे माय डियर, तो क्या हो जाएगा 298। तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन। अब आप बताइए, क्या यहाँ से आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से? यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार फिर से हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं क्या होता है। टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पे। पॉलीआइसोब्यूटाइलीन एक पॉलीमेरिक कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है और जिनका मास गिवन है।
बेंजीन सॉल्वेंट है 100 ml वाला, इसमें राइज हुआ है 2.4 mm का हाइट। अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट जो है आपको पॉलीआइसोब्यूटाडीन का कैलकुलेट करना है, मगर कब, जब डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है तब। तो आइए सॉल्यूट का मास मान लो, मोलर मास नहीं मान लो, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 100 ml, तो इसको हमने लीटर में बदल दिया। ये बेंजीन है, मरकरी है, ये दोनों ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम में है ना। ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम पर ये फॉर्मूला होता है जो हमने आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर में, जी कट गया, ये रो एल लिक्विड का आपको डेंसिटी दिया हुआ है जो, और फिर HL जो हमारा इसका हाइट कितना उठा वो, ये डेंसिटी मरकरी का, मरकरी के रूप में हमने हाइट कैलकुलेट कर लिया। और द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, हमने जो पहले पढ़ा था वो वाला क्वेश्चन क्या है, अलग है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता था, कंसंट्रेशन इक्वल होता था, और यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो है एट ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम। तो आइसोटोनिक का कॉन्सेप्ट अलग है, कंसंट्रेशन सेम होगा और यहाँ पर प्रेशर सेम होगा। ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम में प्रेशर सेम होगा, आइसोटोनिक में कंसंट्रेशन सेम होगा। तो ये था तुम्हारा प्रॉब्लम। अब तक जो हमने आपको सिखाया है जरा आप ध्यान से एक बार सुनिए। हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में आपको सिखाया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज होता है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, यह सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। और इसमें हमारे सिलेबस में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना था, वो आपका था रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने डिफाइन किया था वेपर प्रेशर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ये 3 चीज आपको पहले बेसिकली जानना है। तो आपने बोला था कि वेपर प्रेशर वो प्रेशर है जब हम लिक्विड को, जो कि इनकम्प्लीटली फिल्ड है, एक कंटेनर में फिल करते हैं और लिक्विड और वेपर का जहाँ इक्विलिब्रियम आता है, उस इक्विलिब्रियम के कंडीशन पर जो हमारे लिक्विड के वेपर के मॉलिक्यूल्स वो कंटेनर के वाल पे, दीवार पे प्रेशर लगाते हैं, उसे वेपर प्रेशर कहा जाता है। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the vapor molecules of the liquid on the wall of the container when it is in equilibrium with liquid phase। यानी कि वेपर और लिक्विड ये दोनों इक्विलिब्रियम फेज में होंगे। इक्विलिब्रियम फेज का मतलब हमने लास्ट लेक्चर में सिखाया था, है ना, कि क्या होता है। फिर हमने सिखाया आपको बॉइलिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जहाँ पर कि हमारे लिक्विड का वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है लगभग, उसे कहा जाता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, वो टेम्परेचर जहाँ पे आपका सॉलिड फेज ऑफ द सब्सटेंस एंड लिक्विड फेज ऑफ द सब्सटेंस इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हुआ, और ये जो हमारे पास क्या है डिप्रेशन, वो किसका हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट का हुआ। तो देखिए लोअरिंग हुआ वेपर प्रेशर का, एलिवेशन हुआ बॉइलिंग पॉइंट का, डिप्रेशन हुआ फ्रीजिंग पॉइंट का, और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का इंक्रीमेंट हुआ। इस पे क्वेश्चन आप यहाँ पे देखते हैं कि इन चारों को कैसे रिलेट किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
Which one of the following? Which one of the following has the highest which one of the following solution has the highest vapor pressure, boiling point, freezing point, ऑस्मोटिक प्रेशर? एक ही में 4 क्वेश्चन हमने दिखा है। ये देखिए, यदि वेपर प्रेशर होगा ये सारा गायब, तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा तो क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो क्या होगा? क्वेश्चन में आप देख लीजिए, 1 मोल यूरिया, 1 मोल NaCl, 2 मोल ग्लूकोज, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड। 1 मोल यूरिया सॉल्यूशन है, 1 मोल NaCl सॉल्यूशन है, 2 मोल ग्लूकोज सॉल्यूशन है और 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। जब इसे वाटर में डालने की बात करते हैं तो आपको मालूम है यूरिया अनआयोनाइज्ड होता है क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये 1 मोल का 1 मोल ही रह जाएगा। मगर सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा? 2 मोल। ग्लूकोज क्या हो जाएगा? 1 मोल में 1 मोल, तो 2 मोल में भी 2 मोल ही रह जाएगा। यहाँ कैल्शियम क्लोराइड है, 2 मोल क्लोराइड और 1 मोल कैल्शियम, तो 1 मोल से 3 मोल आयन मिलने वाला है, तो 3 मोल मिलने वाला है। हमने कहा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी is independent of the nature of the solid, rather depends upon the number of the solid particles. So naturally in all these 4 the number of solid particles become maximum in this case. कैल्शियम क्लोराइड के केस में नंबर ऑफ मोल क्या होता है? आपका ज्यादा होता है माय डियर। तो यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा ज्यादा प्रभावित होगा। तो यदि क्वेश्चन हमारा रहता है, ध्यान से सुनिएगा, कि किसके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो ध्यान से सुनिए। जब सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल ज्यादा होता है, एक बार फिर से, जब सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल ज्यादा होता है, एक बार फिर से, जब सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल ज्यादा होता है तो वेपर प्रेशर का लोअरिंग ज्यादा होता है। ये मोल ज्यादा है तो वेपर प्रेशर ज्यादा घटेगा, कि कम है तो ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि हाईएस्ट वेपर प्रेशर कोई पूछेगा आपसे तो आपका जवाब हो जाएगा ये वाला। तो हम लिखेंगे ये वेपर प्रेशर का जवाब होगा कि यहाँ पे हम 1 ही मोल डालेंगे, यहाँ तो 3 मोल है, 3 मोल डालेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा घट जाएगा। हमको हाईएस्ट पूछ रहा है, तो ये वेपर प्रेशर के लिए आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। यदि बॉइलिंग पॉइंट रहता तो बॉइलिंग पॉइंट में तो सॉल्यूट डालने से बढ़ जाता है, एलिमिनेशन ये बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका बढ़ जाता है। कब? जब आप उसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा डालते हैं सॉल्यूट का, तब। तो याद कीजिए, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने के लिए पूछ रहा है, हाईएस्ट पूछ रहा है, तब जवाब हमारा होगा डी नंबर। यदि बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन रहता हमारा तो आंसर होता डी। वेपर प्रेशर का हाईएस्ट का होता तो आंसर होता ए। फ्रीजिंग पॉइंट में भी डिप्रेशन होता है वेपर प्रेशर के जैसा, तो ये भी हमारा जब फ्रीजिंग पॉइंट का होता हमारा क्वेश्चन तब भी आंसर होता ए। और है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो बढ़ जाता है, तब फिर हमारा आंसर होता ये वाला डी वाला। तो देखिए ये 4 क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन में सिखाया है।
कि which one of the following solution has the highest vapor pressure, boiling point, freezing point, osmotic pressure। तो यहाँ पे होता है सॉल्यूट ज्यादा डालने पर लोडिंग, यहाँ पर होता है सॉल्यूट ज्यादा डालने पर लोडिंग, यानी कि वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों एक तरीके से चलेगा, बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों एक तरीके से चलेगा। तो आपका सॉल्यूट कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सॉल्यूट ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा। आपका जवाब है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ बढ़ता है सॉल्यूट डालने पर और यहाँ घटता है। तो इसके बाद हम आगे वाले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे एपरेंट और एबनॉर्मल और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब तक हमने जो भी डिस्कशन किया है वो वैसे सॉल्यूट का जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन एसोसिएटिव है और नॉन वोलेटाइल है। अब जो हम बात करेंगे वैसे सॉल्यूट का जो डिसोसिएटिव भी है और क्या है, एसोसिएटिव भी है, तब हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस कदर प्रभावित होगा, हम इसकी चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या कहा कि टिल नाउ वी वेयर डिस्कसिंग अबाउट दी नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन एसोसिएटिव सॉलिड्स, एंड नाउ वी हैव टू गो थ्रू द डिस्कशन of the electrolytic solute and the associative solute. What happens in the case of the electrolytic solute and non-electrolytic solute? This discussion needs the more appreciation, and now I will discuss the colligative property which will be affected by the use of electrolytic solute and associative solute। और ये डिस्कशन मैं आपको अगले लेक्चर में प्रमोट करूंगा।